अच्छा, जब लिबरलिज्म के बाद आ जाता है रियलिज्म, तो रियलिस्ट जो हैं वो आते हैं लिबरल्स को क्रिटिसाइज करते हुए कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये तो कुछ भी वो नहीं है, जबकि तुमको रियलिटीज तो कुछ पता ही नहीं है कि पावर पॉलिटिक्स की रियलिटीज हैं क्या। ठीक है, तो जो है उनके लिए जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो फर्स्ट और लास्ट जो बात करती है वो बात करती है सिर्फ पावर पॉलिटिक्स और सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में। मैंने बताया था कि जो लिबरलिज्म है उसमें क्या होता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं और लिमिटेड गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, जबकि जो रियलिस्ट हैं वो कहते हैं चलो चलो तुम्हें कुछ भी नहीं पता। जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो बात करती है सिर्फ पब्लिक वो पावर पॉलिटिक्स के बारे में और सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, तो ये एज अ चैलेंज और एज अ क्रिटिसाइजर आते हैं लिबरल्स के लिए। ठीक है, तो इसके जो मेन थिंकर अगर हम बोलें तो उसमें नाम आता है हैंस जे मुरगैंथो का। ठीक है, तो उनका कहना है कि पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर ओवर मेन। ठीक है, और जो पावर की थ्योरी है वो दो अजम्पशंस पर टिकी होती है, एक होता है ईगोइज्म और दूसरा होता है एनार्की। ईगोइज्म में क्या होता है कि जो मतलब ईगोइज्म जो है वो डिफाइन करता है ह्यूमन नेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स को, कि जो पीपल हैं तो दे आर एसेंशियली सेल्फिश एंड कॉम्पिटिटिव। तो जो ह्यूमन बीइंग है वो बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है, ठीक है, सेल्फिश है और कॉम्पिटिटिव है। और दूसरा फिर एनार्की। तो हेंजे मोर्गेंथो का ही ये कहना है, अपनी डेफिनेशन जो उन्होंने दी है पावर पॉलिटिक्स की, कि देर इज नो अथॉरिटी हायर देन द सोवरेन स्टेट। तो स्टेट सोवरेनिटी जो है और उसकी एनार्की जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट अथॉरिटी है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव से इसको देखें तो दैट इज आ शिर्क। ठीक है, क्योंकि इस्लाम में हमारा मानना ये है कि अल्लाह इज द सुप्रीम अथॉरिटी और उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। बट एज पर हैंस जे मुर्गैंथो, क्योंकि ये तो था ही काफिर, तो उसके हिसाब से एनार्की जो है, और वो क्या है कि सोवरेन स्टेट से ऊपर, स्टेट सोवरेनिटी से ऊपर, यानी स्टेट की पावर से ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, तो इनके हिसाब से जो रियलिज्म वाले थे, इनके हिसाब से जो पावर पॉलिटिक्स है दैट इज ईगोइज्म प्लस एनार्की, यानी कि इंसान ऐसे रह रहे हैं जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, कॉम्पिटिटिव हैं, ईगोइस्टिक हैं, अपने आप में रहते हैं, अपना ही फायदा देखते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। ठीक, और ऐसी जगह रहते हैं कि जहाँ पर सॉवरेन स्टेट है, जो लोग हैं चाहे कितने ही सेल्फिश हों उन्हें इस सॉवरेन को मानना ही पड़ेगा। ठीक, बहुत अजीब सा है ये टॉपिक वैसे। ठीक, तो अगर इसके दो पार्ट्स हैं, एक क्लासिकल रियलिज्म, एक नियो रियलिज्म। तो क्लासिक रियलिज्म में क्या होता है कि ये जो है बेसिकली ऊपर वालों की ही तरह है, कि जो ये क्लासिकल रियलिज्म है ये अपने आप को एक्सप्लेन करता है ईगोइज्म के फॉर्म में, और जो नियो रियलिज्म है ये इसको एक्सप्लेन किया जाता है एनार्की की फॉर्म में। ठीक है, तो रियलिज्म की कुछ की थीम्स हैं, जिसमें है पहली स्टेट ईगोइज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अभी मैंने बताया कि इंसान है वो ईगोइस्टिक है। ठीक है, ह्यूमन नेचर इसमें बहुत सेल्फिश और कॉम्पिटिटिव और ईगोइस्टिक बताया गया है। तो रियलिज्म में तो स्टेट, और दूसरी तरफ स्टेट को भी बता दिया कि स्टेट जो है वो सॉवरेन है, उससे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, ह्यूमन अपनी चलाना चाह रहा है, स्टेट अपनी चलाना चाह रहा है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट तो हो गई, लड़ाई तो होगी ही, है ना। तो इसमें फर्स्ट जो की थीम है वो है स्टेट इगोइज्म और कॉन्फ्लिक्ट की। सेकंड है स्टेट क्राफ्ट एंड द नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि फिर स्टेट बनाया कैसे जाए और उसमें नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट कैसे किया जाए, यानी कि एक ऐसा स्टेट बनाया जाए कि स्टेट भी सॉवरेन रहे और लोगों का इंटरेस्ट भी ना मारा जाए। ठीक है, थर्ड है इंटरनेशनल एनार्की एंड इट्स इम्प्लीकेशन, इसकी की थीम्स में ही। और फोर्थ है पोलैरिटी, स्टेबिलिटी एंड द बैलेंस ऑफ पावर। तो इसको हम इन डिटेल्स समझते हैं एक एक करके। फर्स्ट इज स्टेट ईगोइज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, अब जो फर्स्ट पॉइंट है स्टेट ईगोइज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट, तो इसमें बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि इसके जो मानने वाले थिंकर्स हैं या इस पॉइंट को डिस्क्राइब करने वाले जो थिंकर्स हैं, उसमें क्लासिकली अगर हम लेके चलें तो थ्यूसिडाइड्स,
और उसके बाद अगर हम मॉडर्न में आ जाएं तो मैकियावेली, हॉब्स, ये सब जो हैं, इन्होंने ह्यूमन नेचर को बहुत बुरी तरह डिस्क्राइब करा है कि जो ह्यूमन है वो नेस्टी है, ब्रूटिश है, और ब्रिटिश नहीं, ब्रूटिश, ठीक है, ब्रूटल टाइप, ब्रूटल का एक उससे ही वर्ड निकला है ब्रूटिश, ठीक। और सेल्फिश है, इगोइस्टिक है, किसी और की परवाह नहीं करते, और एक दूसरे से हमेशा लड़ाई में रहते हैं, एक सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। इस टाइप से उन्होंने ह्यूमन नेचर को डिस्क्राइब करा है। और हमेशा पावर के पीछे उनका डिजायर रहता है, पावर के पीछे ही पड़े रहते हैं, एक दूसरे का भला नहीं चाहते, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बोला है। और हॉब्स जो है वो इसको डिस्क्राइब करता है एज अ स्टेट ऑफ नेचर, कि ह्यूमन जो है वो नेचुरली ऐसा ही है, और बिना किसी स्टेट के, स्टेट और स्टेट दोनों में फर्क बता रही हूँ। स्टेट जो पहला वाला मैंने बोला स्टेट ऑफ नेचर, वो मतलब एज अ रूप बता रहा है स्टेट में, ठीक है। और जो दूसरा मैं बता रही हूँ कि एक स्टेट हमको बनाना पड़ेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, तो सेकंड वाले में मैं गवर्नमेंट बोल दूंगी, ठीक है। तो एज पर हॉब्स, ये जो है एक स्टेट ऑफ नेचर है, और यहाँ पर मतलब नेचुरली ऐसा ही है, और बिना किसी गवर्नमेंट के, बिना किसी स्टेट के एस्टैब्लिश हुए हुए लोग ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं। और लोग जो हैं एक पुअर लाइफ जी रहे हैं, और उनकी लाइफ जो है बहुत शॉर्ट रहती है और बहुत खतरनाक होती है। उनकी लाइफ आपस में लड़ लड़ के मर जाते हैं, ठीक है। और इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है, दैट इज द क्रिएशन ऑफ अ स्टेट। स्टेट मीन्स इधर वाले में गवर्नमेंट, स्टेट ऑफ नेचर वाले में वो नेचर का रूप बता रहे हैं, और इधर वाले स्टेट क्रिएशन में बात हो रही है गवर्नमेंट बनाने की, ठीक है। तो जो रियलिस्ट है उनका कहना है नो फॉर्म ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट कैन एवर बी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो उनका क्या मानना है, जो रियलिस्ट लोगों का मानना है, और ये एक हिसाब से अगर कहा जाए तो सच ही है, कि कोई भी ऐसा नहीं है कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश कर सके, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना किसी बच्चे का खेल नहीं है। ये बहुत बहुत ज्यादा ही टफ चीज है, इनफैक्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया जाए। तो जो इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स है वो स्टेट ऑफ नेचर में ही कंडक्ट की जाती है, और स्टेट ऑफ नेचर जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया कि उसमें आपस में लड़ाइयाँ रहती हैं, और जो लाइफ होती है लोगों की वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट रहती है, पुअर रहती है, ठीक है। तो एज पर द रियलिस्ट, इंटरनेशनल अरेना जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, अनसर्टेन है, ठीक है, और उसमें स्टेबिलिटी और ऑर्डर नहीं है। और जो रियलिस्ट हैं उनका क्या कहना है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे लड़ाइयाँ रहती हैं और स्टेट ऑफ नेचर वाला मामला रहता है, इसको लेके ही वो हमेशा परेशान रहते हैं कि ये वजह है स्टेट के बिहेवियर की, क्योंकि स्टेट को चलाने वाले और कोई नहीं बल्कि वही लड़ाकू ह्यूमंस हैं। वो अपने कोई मतलब अपने रूल्स नहीं सेट करना जानते, ठीक है। तो बेसिकली जो रियलिस्ट है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी बहुत फर्मली स्टेट सेंट्रिक है, ठीक है। और तीसरा उनका यही कहना है कि स्टेट इज कंट्रोल्ड बाय पीपल हु आर सेल्फिश, ग्रीडी एंड पावर सीकिंग। तो ह्यूमन ईगोइज्म जो है वो स्टेट ईगोइज्म को प्रमोट करता है, जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया था, दो चीजें हैं, ईगोइज्म और एनार्की, ठीक है। तो स्टेट को चलाने वाले भी ह्यूमन है, तो जिसके अंदर खुद लालच होगा, जिसके अंदर खुद बुराई होगी, तो वो अपने आसपास की चीजों को भी बुरा ही कर देगा। तो बेसिकली रियलिस्ट जो है वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो ये ग्रीडी ह्यूमन है, जो ये ब्रूटल ह्यूमन है, जब ये स्टेट को चलाते हैं तो ये उसको भी अपनी तरह ईगोइस्टिक कर देते हैं। ह्यूमन ईगोइज्म लेड टू स्टेट ईगोइज्म, ठीक है। फिर मोर्गेंथो का कहना है कि द सोशल वर्ल्ड इज अ प्रोजेक्शन ऑफ ह्यूमन नेचर ऑन टू द कलेक्टिव प्लेन। तो बेसिकली वो यही बोल रहे हैं, मोर्गेंथो का भी यही कहना है कि जो ह्यूमन नेचर है वो स्टेट के नेचर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इट इज़ मार्क्ड बाय इनएविटेबल कंपटीशन एंड राइवलरी। आपस में लड़ाई चलती रहती है, कंपटीशन चलता रहता है, सब एक दूसरे के राइवल्स होते हैं, और बेसिकली हमेशा ज़्यादातर ये जो है एक कॉन्फ्लिक्ट में ही रहते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट जो है रियलिज्म का,
वो बताना चाहता है कि ह्यूमन के ईगोइज्म ने किस तरीके से स्टेट को ईगोइस्टिक बना दिया है, और अंदरूनी तौर पे भी और इंटरनेशनल तौर पे भी किस तरीके से आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहती ही रहती हैं। जैसे कि मैंने लिबरलिज्म में बताया था कि वो लोग जो हैं वो इंटरनेशनल पीस को बोलते हैं, प्रमोट करते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी लिया और आपस में बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल पीस क्रिएट हो जाएगी, जबकि रियलिस्ट बोलते हैं होश में आओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम इगोइस्टिक, तुम्हारा स्टेट इगोइस्टिक, और तुम्हारी वजह से पूरी इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट फैला हुआ है, लड़ाइयाँ फैली हुई हैं। ठीक। सेकंड जो है इसका पॉइंट, जो इसकी की थीम है रियलिज्म की, दैट इज स्टेट क्राफ्ट एंड द नेशनल इंटरेस्ट। तो बेसिकली ये इम्पोर्टेंस बयान करते हैं कि फिर किस तरीके का स्टेट बनाया जाए, किस तरीके का स्टेट क्राफ्ट लाया जाए। उसके लिए जो मॉर्गेंथो है वो 6 प्रिंसिपल देते हैं रियलिज्म के। तो इनके पॉलिटिक्स रियलिज्म को लाने के लिए 6 प्रिंसिपल्स हैं। दैट इज, फर्स्ट इज पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव लॉज। तो जब ऑब्जेक्टिव लॉज बनाए जाएंगे तो पॉलिटिक्स जो है वो अच्छी तरीके से गवर्न होगी एज पर मॉर्गेंथो। सेकंड इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज टू बी अंडरस्टूड थ्रू द कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर। तो बेसिकली इनका कहना यह है कि जब पावर की बात होती है तो उसमें फिर नहीं, पावर की बात नहीं, जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसको अगर हम अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो हमें पावर के कंसेप्ट को ज़्यादा एम्फेसाइज तरीके से समझना पड़ेगा, और उसके हिसाब से ही फिर ऑब्जेक्टिव लॉज सेट करने पड़ेंगे, और उसके हिसाब से ही फिर अच्छा एक स्टेट क्राफ्ट बनाने में हेल्प मिलेगी। थर्ड इज पावर कैन चेंज बट इंटरेस्ट रिमेन सेम। तो पावर जो है वो एज पर द सर्कमस्टांसेस बदलती ही रहती है, लेकिन जो इंटरेस्ट है लोगों का वो सेम रहता है एज पर मॉर्गेंथो। ठीक। जबकि अगर हम देखें असली लेवल पर यह बात सही नहीं है, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट भी बदल सकता है। लेकिन एज पर मॉर्गेंथो पावर कैन चेंज बट इंटरेस्ट रिमेन सेम। उसके बाद है फिर यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू द एक्शन ऑफ स्टेट्स। तो कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं कि किसी को जान से मत मारो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। तो ये सब जो है ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होते स्टेट्स पर। क्यों? जैसे अगर हमको कोई जासूस मिल जाता है कि हमारे देश में कोई जासूस घुसा हुआ है और वो पकड़ में आ जाता है, तो सरकार उसको मतलब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करती है, उसके ऊपर जुल्म करती है, और उससे बात निकलवाने की कोशिश करती है जिस देश का वो होता है उसी के बारे में, कि तुम इतने दिन से क्या कर रहे थे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी, क्या हो गया, क्या क्या कर दिया, और तुम अपने देश के बारे में बताओ अब हमें। इस तरीके से उनके ऊपर जुल्म किया जाता है। ठीक है। तो इनका कहना यही है कि जो यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं वो स्टेट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होते। ठीक है। फिर नो यूनिवर्सली, फिफ्थ पे है नो यूनिवर्सली अग्रीड मोरल फ्रेमवर्क। वही कि कोई भी जो इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर हम किसी से बातचीत करना चाह रहे हैं, या इंटरनेशनली अगर हम एक कुछ स्टेट क्राफ्ट बनाना चाह रहे हैं अपने स्टेट के आगे भी, तो कोई यूनिवर्सल एग्रीमेंट नहीं होगा मोरल फ्रेमवर्क के लिए। ठीक है। और जो सिक्स है दैट इज द रियल ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज ऑटोनोमस। तो जो बेसिकली अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो पॉलिटिक्स को ऑटोनॉमी दी जाए, मतलब पूरे एक दूसरे को ये सप्लीमेंट्री हैं ये जो पॉइंट्स हैं एक दूसरे के, कि ऑब्जेक्टिव लॉ लाई जाए। ठीक है। और लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, पावर के कॉन्सेप्ट को समझें, और पावर कभी कभी बदल जाती है, पावर बदल सकती है, इंटरेस्ट सेम रहता है, इस तरीके से बात करते हैं। फिर यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स की बात कर देते हैं ये। तो इसका छठा प्रिंसिपल यही कहता है कि द रियल्म ऑफ पॉलिटिक्स इज ऑटोनमस। तो ये मतलब पॉलिटिक्स की ऑटोनॉमी की भी एक बार डिक्लेरेशन सी कर देते हैं। और मॉर्गेंथो का कहना है कि इन 6 प्रिंसिपल्स को जब अपना लिया जाता है तो इट कैन लीड टू द क्रिएशन ऑफ अ स्टेट क्राफ्ट, अ गुड स्टेट क्राफ्ट। ठीक है। और जो मॉर्गेंथो है वो एडवोकेट करते हैं एक एम्फसाइजेशन को, एम्फसाइजेशन को जो रियलिस्टिक डिप्लोमेसी की बात करती है, और जो बेस्ड होती है बैलेंस ऑफ पावर के बारे में या उसको एनालाइज करती है
ठीक है, और प्रमोट करती है नेशनल इंटरेस्ट को। ठीक है, तो ये एक रियलिस्टिक डिप्लोमेसी को एडवोकेट करते हैं, अपनाने की बात करते हैं। ठीक है, प्रमोट करते हैं, और ताकि वो एक बैलेंस ऑफ पावर लेके आए और नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करे। ठीक है, और इनके हिसाब से जो स्टेट प्रिंसिपल्स हैं, स्टेट पॉलिसीज जो हैं वो किसी मोरल प्रिंसिपल से इन्फ्लुएंस ना हो, बल्कि वो नेशनल इंटरेस्ट से गाइड हो। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए ही काम करें, और द स्टेट शुड बी गाइडेड बाय द वेल बीइंग ऑफ इट्स सिटीजन्स। तो वो अपने सिटीजन्स के लिए ज़्यादातर काम करे। ठीक है, और रियलिस्ट का कहना है कि दैट एथिकल कंसिडरेशंस शुड बी स्ट्रिक्टली एक्सक्लूडेड फ्रॉम फॉरेन पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। तो यानी कि एथिक्स को, मॉरल्स को स्टेट बनाते टाइम और फॉरेन पॉलिसी बनाते टाइम बिल्कुल अलग हटा दो। एथिक्स जो है इंसान में अपना हो सकता है, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग का टाइम है, जब फॉरेन पॉलिसी बनाने का टाइम है, जब फॉरेन लेवल पर काम करने का टाइम है, उस टाइम पर एथिकल कंसिडरेशन को बिल्कुल स्ट्रिक्टली एक्सक्लूड कर दिया जाए एज पर द रियलिस्ट। ठीक है, फिर की थीम्स में ही तीसरी थीम आ जाती है एनार्की और उसकी इम्प्लीकेशन, कि एनार्की किस तरीके से लाई जाए। ठीक है, और उसकी इम्प्लीकेशन कैसे हो। तो इसमें एक थिंकर हैं केनेथ वॉल्ट्स, जो इसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। वो उनकी एक बुक आई थी 1979 में, उसमें वो द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इस बुक का नाम था। उसमें वो बात करते हैं 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस की, कि जो एनालिसिस है वो कितने लेवल्स पर होता है। फर्स्ट इज द ह्यूमन इंडिविजुअल लेवल पर, सेकेंड इज द स्टेट लेवल, एंड थर्ड इज द इंटरनेशनल सिस्टम। तो अगर हम किसी बात को एनालाइज करने की कोशिश करें तो उसको हम पहले अपने लेवल पर उसको एम्फेसाइज करते हैं, फिर वही बात स्टेट लेवल पर एम्फेसाइज की जाती है, फिर वही बात इंटरनेशनल लेवल पर एम्फेसाइज की जाती है। या फिर ऐसे अगर समझ लो, जैसे कोई चीज़ है वो मुझे किस लेवल पर फ़ायदा दे रही है, मेरे स्टेट के लिए, मेरे देश के लिए वो किस तरीके से फ़ायदेमंद है, और पूरे इंटरनेशनल सिस्टम के लिए, पूरी दुनिया के लिए वो किस तरीके से फ़ायदेमंद है। ठीक, केनेथ वॉल्ट्स अपनी किताब में ये चीज़ बताने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस होती है सिस्टम्स थ्योरी। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, तो जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तब पता चल जाएगा उसमें। ठीक, फिर जो न्यू रियलिस्ट हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो इंटरनेशनल एनार्की है, इट टेंड्स टुवर्ड टेंशन, कन्फ्लिक्ट एंड अनअवॉइडेबल पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर ड्यू टू 3 रीजंस। ठीक है, वो 3 रीजंस देते हैं कि जो एनार्की है, वो इंटरनेशनल एनार्की है, वो टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट और क्या कहते हैं, लड़ाई झगड़े, युद्ध, वॉर की तरफ लेके जाती है हमको 3 वजहों की वजह से। एक क्या, स्टेट्स जो हैं वो ऑटोनमस हैं। ठीक है, उनके पास अपने रिसोर्सेज हैं और उनको अपने इंटरेस्ट भी पता है। तो जो इंटरनेशनल एनार्की है, इट रिजल्ट्स इन सेल्फ हेल्प। ठीक है, तो स्टेट जो है वो एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल नहीं है, वो अपने अपने रिसोर्सेज पर रिलाई करने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी नहीं करना चाहते। दे ओनली टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। ठीक है, तो इस तरीके से भी लड़ाई झगड़ा फैल सकता है। अब जैसे मान लो सऊदी के पास इतना, या सऊदी, यूं यूं कह लो कि जो अरब नेशंस हैं, जिसमें कि पूरा अरब का खित्ता आ जाता है, जहाँ पर पेट्रोलियम की भरमार है और नेचुरल ऑयल्स की भरमार है। अगर वो बिल्कुल मना कर दें कि हम किसी को भी पूरी दुनिया में तेल बेचेंगे ही नहीं, तो क्या होगा? ऑब्वियसली वॉर होगा, क्योंकि वो रिसोर्सेज भले ही उनके सही, लेकिन एक दूसरे को शेयर उनको करने ही पड़ रहे हैं, चाहे वो पैसे ले रहे हैं उसके बदले। लेकिन अगर वो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए और हम बिल्कुल तुम्हें तेल नहीं देंगे, तो ये फिर पूरी दुनिया के लिए एक चिंता वाली बात बन जाएगी ना, फिर इससे फिर लड़ाइयाँ होंगी। ठीक है, तो इसमें यही बताना चाह रहा है कि इसमें जो स्टेट्स हैं वो ऑटोनोमस हैं और ज़्यादातर जो है वो अपने इंटरेस्ट के लिए ही काम करते हैं। तो जो इंटरनेशनल लेवल पे एक मतलब तबाही भी आ सकती है इसकी वजह से। ठीक, सेकंड है रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स आर ऑलवेज कैरेक्टराइज्ड बाय अनसर्टेनिटी एंड सस्पिशंस। तो जो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं कि एक सिक्योरिटी डिलेमा रहता है आपस में एक दूसरे के लिए ना, एक
शक वाली नज़र से देखते हैं 2 देश आपस में एक-दूसरे को। जैसे हमको इंडिया के लोगों को हमेशा ये लगता रहता है कहीं पाकिस्तान हमला ना कर दे। पाकिस्तान वालों को लगता रहता है अरे हमारी तो अंदर से वैसे इतनी खस्ता हालत हो रही है कहीं इंडिया हम पे हमला ना कर दे। एक-दूसरे को हमेशा शक की नज़र से देखते हैं। इंडिया सोचता है जम्मू कश्मीर पे अफ़गानिस्तान हमला ना कर दे, ठीक है? और पाकिस्तान सोचता है अफ़गानिस्तान हम पे हमला ना कर दे। अमेरिका सोचता है हमारे ऊपर हमला ना कर दे अफ़गानिस्तान। इस तरीके से आपस में एक सिक्योरिटी डिलेमा रहता है, एक दूसरे के ऊपर शक रहता है हमेशा। तो इससे भी जो एक टेंशन है वो बनी रहती है इंटरनेशनल एनार्की की वजह से, ठीक है। थर्ड इज स्टेट्स वांट्स टू इम्प्रूव देयर पोजीशन रिलेटिव टू अदर स्टेट्स। और मतलब यही है कि हर किसी को बड़ा बनना है, हर कोई अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहता है। तो ये जो है हर कोई रिलेटिव गेम्स बनाने में लगा पड़ा है और जिसकी वजह से कॉपरेशन खत्म हो रही है और कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है। एक दूसरे को कॉपरेट नहीं करते कि हाँ साथ में चलो मिलके हम पावरफुल हो जाते हैं, नहीं, वो एक दूसरे से कंपटीशन में लगे पड़े हैं, ठीक है। तो जो एनार्की है वो अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। और फिर फोर्थ इसका जो की थीम है वो है पोलैरिटी, स्टेबिलिटी एंड द बैलेंस ऑफ पावर। पोलैरिटी को अगर हम समझें तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब कोल्ड वॉर आया था उस टाइम पर दुनिया बाइपोलर हो गई थी। एक तरफ था अमेरिका, दूसरी तरफ था यूएसएसआर, ठीक। ये अभी आगे जब कोल्ड वॉर के बारे में बताऊंगी तो उसमें ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो पोलैरिटी को ज़्यादातर इसी तरीके से समझाया गया है, स्टेट्स दैट ट्रीट ईच अदर एज एनिमीज बट इट डजंट लीड टू ब्लडशेड एंड ओपन वायलेंस बट इट कंटेन बाय द बैलेंस ऑफ पावर। अच्छा, फिर पोलैरिटी के बाद एक स्टेबिलिटी कायम करने की भी बात हो गई थी। जैसे जब यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ उसके बाद फिर एक स्टेबल इंटरनेशनल सिस्टम बन गया था लगभग 1991 के बाद। और जो वर्ल्ड थी उस वक्त के लिए, फिलहाल उस वक्त के लिए यूनिपोलर हो गई थी और अमेरिका का राज सा हो गया था, ठीक है। और अब फिलहाल तो मल्टीपोलर है, चाइना भी बहुत तेजी से उभर रहा है, रशिया भी बहुत तेजी से उभर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका है, इंडिया भी थोड़ी थोड़ी तक टक्कर दे रहा है, एक तरफ जापान है, एक तरफ नॉर्थ कोरिया, ठीक। तो इस तरीके से अब फिलहाल तो मल्टीपोलर कह देते हैं वो वर्ल्ड को, लेकिन उस टाइम पे पोलैरिटी फैली हुई थी। मल्टीपोलैरिटी से स्टेबिलिटी सी आ गई है क्योंकि एक दूसरे कैसे, क्योंकि जो इतने सारे ताकतवर देश हैं अगर वो आपस में लड़ने भिड़ने लगेंगे तो उससे पूरी दुनिया भी तबाह हो सकती है। जैसे कि कोल्ड वॉर के टाइम पे उन्होंने लड़ाई नहीं की थी डायरेक्ट, क्योंकि सबके पास ही न्यूक्लियर, दोनों के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स थे और न्यूक्लियर वेपन्स इस लेवल के थे कि वो दुनिया को तबाह कर सकते थे। तो उन्होंने बैलेंस ऑफ पावर बनाने की कोशिश करी, ठीक। उनको पता चल गया कि था कि दूसरे के पास कितनी पावर है, तो उन्होंने उसको बैलेंस करने की कोशिश करी कि हाँ भाई हम भी इससे टक्कर नहीं लेंगे, मतलब इससे इसके सामने झुकेंगे भी नहीं लेकिन इससे लड़ाई भी नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ही आजकल जो है हम इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं, ठीक है। और जो बैलेंस ऑफ पावर है इट इज़ अ की कॉन्सेप्ट फॉर ऑल रियलिस्ट थियोरिस्ट, ठीक है। तो ये बैलेंस ऑफ पावर पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि एक दूसरे को अपनी पावर का पता है और वो बैलेंस क्रिएट करने की सोचते हैं, उससे ही स्टेबिलिटी फैलती है, ठीक है। तो बेसिकली जो है ये बाइपोलैरिटी और मल्टीपोलैरिटी को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि बाइपोलर जब था वर्ल्ड उस टाइम पे एक थोड़ी सी टेंशन फिर भी थी, लेकिन उसको भी ये प्रमोट करते हैं क्योंकि अगर कोई देश यूनिपोलर है, कोई देश ज़्यादा ही अपने आप को अब्बा समझने लगे तो फिर बाकी के जो देश हैं उससे डरते भी हैं थोड़ा बहुत, या फिर बाकी के देशों में टेंशन सी रहती है, कॉन्फ्लिक्ट सा रहता है, ठीक है। और जो मल्टीपोलर है उसके तो ये कुछ ज़्यादा ही मतलब उसको तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा समझते हैं कि हाँ भाई मल्टीपोलैरिटी होनी चाहिए, कोई भी किसी से क्यों डरे, बैलेंस ऑफ पावर इस्टेब्लिश किया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद छोटे छोटे से 2 टॉपिक और हैं, उसके बाद फिर रियलिज्म खत्म हो जाएगा। दैट इज फर्स्ट वन इज ऑफेंसिव रियलिज्म। तो ये पोर्ट्रे करता है स्टेट को एज पावर मैक्सिमाइजर, कि जो स्टेट है वो अपनी पावर को मैक्सिमाइज करने में लगे रहते हैं, ठीक है। और वो डिजायर करते हैं इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए। तो यानी कि जो स्टेट है वो अपनी पावर को आखिरी हद तक मैक्सिमाइज करना चाहता है, ये ऐसा कहना है ऑफेंसिव रियलिज्म वालों का, ठीक, ताकि वो कंट्रोल कर सके इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं डिफेंसिव रियलिज्म।
डिफेंसिव रियलिज्म में क्या होता है, वो कहते हैं स्टेट जो है वो पावर मैक्सिमाइजर नहीं है, वो सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर है, कि वो अपने आप को डिफेंड करना है, ठीक है। और वो उनका सिर्फ यही एक मेन डिजायर है कि कोई उनपे अटैक ना करे, कोई अटैक करे भी तो वो उस अटैक से बच सके, तो वो डिफेंस बना रहे हैं, वो सिक्योरिटी मैक्सिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रियलिज्म खत्म, और मार्क्सिज्म तो पहले ही हो गया था, ठीक है। अब उसके बाद पहले वर्ल्ड वॉर्स के बारे में आएगा, फिर उसके बाद कोल्ड वॉर वगैरह।